नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये क्लास साथियों हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लास को करते हैं। ठीक साथियों, ये क्लास हम लोगों के लिए इसलिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है कि जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, या तो यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, या तो अदर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए साथियों जिस एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्लास मानी जाती है। ठीक साथियों, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ नई नई जानकारियाँ नए करंट अफेयर, नए नए इन्फॉर्मेशन जो होते हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो हम लोग साथियों अगर आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। सबसे रीज़न ये है साथियों क्योंकि इस समय कब कौन सा करंट अफेयर आप लोगों से पूछ लेगा, एग्जामिनर कुछ जो है मतलब कंफर्म नहीं रहता। बस हम लोग थोड़ा सा ये एनालिसिस ज़रूर करते हैं कि इस समय एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है, कौन सी तरीके की जानकारी वो आपसे जानना चाह रहा है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को हम लोग कंटेंट अर्थात करंट अफेयर के जो क्वेश्चन या जानकारी होती है उसे हम देने की कोशिश करते हैं। ठीक साथियों, तो क्लासों को शुरू से लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, बस उसी को आप लोग यहाँ पे नोट करते जाया करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने वाली होती हैं, उसे आप लोग समझा करिए। ठीक, उसे आप लोग क्या किया करिए, उसे आप समझा करिए। ठीक साथियों, तो आइए सबसे पहले आज की हम लोगों की पहली जानकारी है, हम लोग लिखेंगे। आज की साथियों हम लोगों की सबसे पहली जानकारी है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, आज की ताज़ा जानकारी है साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने साथियों क्या किया है, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका होगा साथियों, राष्ट्रीय पुलिस, यहाँ पे लिख देता हूँ K9, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का। खास बात यह है साथियों कि राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का प्रथम अंक है, इसका विमोचन करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक साथियों, यह साथियों एक ऐसी अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा श्वान के को साथियों क्या कहा गया, K9 को क्या कहा गया, श्वान भी कहा गया। क्या कहा गया, श्वान भी कहा गया। पुलिस सेवा श्वान PH के टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाने का काम करेगा। जो राष्ट्रीय साथियों पुलिस K9 पत्रिका है, यह क्या करेगा कि देश के पुलिस सेवा श्वान टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को समान रूप से ध्यान देने के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, ऐसा केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा। समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का श्वान दस्ता एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रहा है। इसका उपयोग मादक पदार्थों का पता लगाने से लेकर आतंकवादियों से मुकाबला करने में भलीभांति किया जा रहा है।
ये जो साथियों स्वान दस्ता है, यह एक क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रहा है। इसका उपयोग खास तौर पर किसके लिए साथियों, मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए, साथ ही साथ आतंकी जो गतिविधि है या आतंकियों से जो मुकाबला किया जाता है उसके लिए भलीभांति इसका प्रयोग किए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, और साथियों पुलिस श्वान को इसे पुलिस डॉग्स भी कहा गया है। विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है। अर्थात पुलिस सेवा श्वान अर्थात पुलिस श्वान के लिए साथियों, ये जो पुलिस श्वान है, ठीक, पुलिस श्वान पुलिस डॉग्स का यह साथियों देश में, अपने भारत देश में प्रथम प्रकाशन है। क्या है? प्रथम प्रकाशन माना गया है। ठीक साथियों, प्रथम प्रकाशन इसे माना गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से देश से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें वर्चुअल माध्यम से इसके दौरान विमोचन के दौरान उपस्थित रहे हैं। साथियों, श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि यह एक ऐसी अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा श्वान टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा साथियों कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को समान रूप से ध्यान देने के लिए इनकी सरकार क्या है, कटिबद्ध है। ठीक साथियों, ऐसी बात श्री अमित शाह जी ने कहा। पुलिस आधुनिक डिवीजन के तहत देश भर में पुलिस सेवा K9 को बढ़ावा देने और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना कब की गई थी साथियों? राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना नवंबर 2019 में की गई थी साथियों। नवंबर 2019 में किया गया था। नवंबर 2019 में किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस K9 सेवा की स्थापना नवंबर 2019 में, कब? नवंबर 2019 में इसकी स्थापना किया गया था साथियों। ठीक, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 11 खंड हैं। अगर क्वेश्चन कभी डीपली पूछेगा साथियों, तो जिस पत्रिका का नाम है राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका, जिसका विमोचन किया गया साथियों, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका में साथियों हिंदी और अंग्रेजी में कुल 11 खंड हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में साथियों 11 खंड हैं। भाषा में टोटल कितने? 11 खंड हैं। राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के साथियों दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। ठीक, और दोनों भाषा में साथियों अगर बात करें तो टोटल इसमें कितने खंड हैं? 11 खंड इसमें टोटल दिए गए हैं। ठीक साथियों, प्रथम अंक में सुरक्षा बलों कर्मियों के अलावा कई प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञों ने भी लेख लिखे हैं। इसका जो प्रथम अंक है साथियों, इसमें क्या किया गया है कि कई साथियों सुरक्षा बल कर्मियों के अलावा कई प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञ भी इसमें अपने लेखों को लिखा है। यह पत्रिका साथियों साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर माह में प्रकाशित किए जाने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका जो है साथियों, इसे साल में 2 बार इसे प्रकाशित किया जाएगा साथियों। साल में 2 बार, कब कब? अप्रैल और अक्टूबर माह में प्रकाशित किया जाएगा। साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में 2 बार प्रकाशित किया जाएगा।
प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस केनाइन पत्रिका को साथियों साल में 2 बार प्रकाशित किए जाने का काम किया जाएगा। कब कब? अप्रैल में और अक्टूबर में, साल में 2 बार इसे प्रकाशित किए जाने का काम किया जाएगा। यह पत्रिका साथियों हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। टोटल इसके कितने खंड हैं? 11 खंड इसमें हैं। साथियों राष्ट्रीय पुलिस केनाइन सेल की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2019 में किया गया था। कब? नवंबर 2019 में इसकी स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय पुलिस केनाइन पत्रिका अर्थात K9 का मतलब हुआ श्वान पत्रिका का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। ठीक, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है सेना दिवस परेड से संबंधित जानकारी है साथियों कि सेना दिवस परेड का आयोजन 15 जनवरी 2021 को किया जा रहा है साथियों। ठीक, अगली नई जानकारी है कि सेना दिवस परेड का आयोजन, सेना दिवस परेड का आयोजन, सेना दिवस परेड का आयोजन साथियों 15 जनवरी 2021 को 15 जनवरी 2021 को करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जाएगा। परेड ग्राउंड में करियप्पा परेड ग्राउंड में साथियों क्या किया जाएगा? सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। कब? 15 जनवरी 2021 को करियप्पा परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, इसके साथियों अलावा गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट के लिए 23 जनवरी 2021 को एक प्रेस वार्ता आयोजित भी की जाएगी। इसके लिए साथियों गणतंत्र दिवस परेड, गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट के लिए, बीटिंग द रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट के लिए, बीटिंग द रिट्रीट के लिए साथियों 23 जनवरी 2021 को एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी साथियों। कब? गणतंत्र दिवस परेड और गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट के लिए 23 जनवरी 2021 को एक प्रेस वार्ता भी आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। ठीक साथियों, सभी इच्छुक मीडियाकर्मी से अनुरोध भी किया गया है साथियों कि 5 जनवरी 2021 तक सेना दिवस परेड पर आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के लिए निम्नलिखित विवरणों को यहाँ पे प्रस्तुत करने का नाम किया गया है। सभी मीडिया कर्मियों को साथियों यह आदेश दिया गया, मतलब अनुरोध किया गया है कि 5 जनवरी तक सेना दिवस परेड पर आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के लिए कुछ विवरण मांगा गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या साथियों? पूरा नाम, PIB ID कार्ड संख्या, ID कार्ड की स्कैन की गई फ़ोटो, मीडिया एजेंसी का नाम कि कौन सी मीडिया से आप रिलेटेड हैं, उसके बाद आवेदक की फ़ोटो, साथ ही साथ के लिए आवेदन ADP प्रेस वार्ता दोनों के लिए। ठीक साथियों, इसके लिए ADP और प्रेस वार्ता दोनों के लिए आवेदन भी मांगा गया है। ठीक, 5 जनवरी के तक साथियों यह आवेदन मांगे जाने का काम किया गया है। ठीक, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों हम लोग अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है आपको जानकारी देना है साथियों आपको जानकारी देना है, एक सेकेंड।
अगली नई जानकारी है, आपसे पूछा गया साथियों कि किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत किया है। अगली नई जानकारी है कि किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए, तो साथियों विदेश मंत्रालय ने, जानकारी लिखिएगा, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से भारतीय समुदाय के दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप, और साथियों क्या किया गया, ऐप की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई साथियों? विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा साथियों दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए, दुनिया भर के लोग, कोई भी लोग हों साथियों जो कि भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए साथियों वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल, कौन सा? वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और इसी का एक ऐप, वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप को साथियों क्या इसकी शुरुआत किया गया है या इसे लॉन्च किए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, विदेश मंत्रालय के द्वारा साथियों इसे लॉन्च किया गया है। इसने साथियों दुनिया भर के समुदाय में 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए, कितने साथियों? जो भारतीय समुदाय के लोग वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल पे हैं, भारतीय समुदाय को लोगों से जुड़ने के लिए, तो इसके अंतर्गत कितने? 3.12 करोड़ लोगों से, 3.12 लोगों से जुड़ने के लिए 3.12 लोगों से जुड़ने के लिए साथियों वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक साथियों, पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा साथियों कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे जब वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। साथियों ये जो मोबाइल ऐप है इसका उपयोग कौन करेंगे? भारतीय समुदाय के लोग या भारतीय नागरिक इसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ पोर्टल का उपयोग साथियों मिशन के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। जब ये साथियों मिशन को लाया जाएगा तो उसके दौरान इसका उपयोग किया जाएगा। ये साथियों इम्पोर्टेंट जानकारी थी। ठीक, अगली जानकारी साथियों है कि किस मिसाइल प्रणाली ने निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को, अगली जानकारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल को साथियों, किस मिसाइल को? तो आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दे दी गई है।
मंजूरी दे दी गई है कि साथियों जो आकाश मिसाइल है, कौन सी आकाश मिसाइल की जो प्रणाली है साथियों, इसके निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दे दी गई है कि इसका निर्यात किया जा सकता है। किसके द्वारा साथियों? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसके निर्यात के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक साथियों, आकाश मिसाइल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथियों आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। साथियों आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसे साथियों जो आकाश मिसाइल है इसे 2014 में अगर बात करें हम लोग तो 2014 में भारतीय वायुसेना और साथ ही साथ साथियों 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना में इसे शामिल किए जाने का काम किया गया, किसे? आकाश मिसाइल को। और अब 30 दिसंबर 2020 को इस प्रणाली के निर्यात को मंजूरी भी दे दिया गया है। ठीक साथियों, मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए साथियों दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई है। जो आकाश मिसाइल है साथियों, इस आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में इसके लिए रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरीके से स्वदेशी है साथियों। ये जो आकाश मिसाइल प्रणाली है यह पूरी तरीके से इसकी सारी टेक्नोलॉजी जो भी है, सारी टेक्नोलॉजी इसकी स्वदेशी है। ठीक, अपने भारत देश की है और भारत में ही इसका विकास भी किया गया है। स्वदेशी इसमें सारी चीज़ें जितने भी साथियों इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सभी साथियों स्वदेशी अर्थात भारत के ही हैं। साथ ही साथ इसका निर्माण भी विकास भी भारत में ही किया गया है। किसका? आकाश मिसाइल का। यह साथियों भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली भी है। यह जो आकाश मिसाइल है साथियों, यह भारत की पहली साथियों स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली भी मानी गई है। कौन सी? आकाश मिसाइल प्रणाली। ठीक साथियों, ये इंफॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगली जानकारी है, इसे आप लोग नोट करते रहिएगा साथियों। ठीक है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। अगली जानकारी है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर, यह भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो झोंग सांसान साथियों, झोंग सांसान साथियों, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन साथियों? झोंग सांसान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर साथियों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक साथियों, मुकेश अंबानी को पछाड़कर साथियों चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले झोंग सांसान को साथियों चीन का वाटर किंग कहा जाता है। चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले झोंग सांसान साथियों, इन्हें चीन का वाटर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
चीन का वाटर किंग कहा जाता है साथियों। वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झिंग शाओशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी साथियों नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर 77 अरब डॉलर हो गई है। इनकी साथियों इनकम की अगर बात करें तो इससे पहले इनकी इनकम कितनी थी? इससे पहले इनकी इनकम साथियों 70.9 कितना 70.9 अरब डॉलर इनकी संपत्ति थी। अब अगर वर्तमान में इनकी संपत्ति अगर बात करें साथियों, वर्तमान में ये साथियों पहले थी, ये पहले थी। अब साथियों वर्तमान में इनकी संपत्ति की बात करें तो 77 अरब डॉलर, 77 अरब डॉलर वर्तमान में इनकी संपत्ति हो गई है, जिसके साथ साथियों ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में माने जाते हैं। साथ साथ साथियों बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये साथियों झोंग शाओशान की अगर बात करें तो ये बोतल बंद पानी साथियों, बोतल बंद पानी और कोरोना के टीका बोतल बंद पानी साथ ही साथ कोरोना के टीके से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है साथियों झोंग शाओशान का। ठीक साथियों उनकी दौलत साथियों इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण वह एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। झोंग शाओशान एक निजी अरबपति भी हैं। क्या है? झोंग शाओशान एक निजी अरबपति भी हैं। इन्हें वो चीन का वाटर किंग भी कहा जाता है। इनकी पहले संपत्ति 70.9 अरब डॉलर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संपत्ति 77 अरब डॉलर हो गई है। ठीक साथियों जो कि झोंग शाओशान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में अब गिने जाने लगे हैं। ठीक, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? कौन सी टीम साथियों ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो साथियों न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। साथियों जो न्यूजीलैंड की टीम है, कौन सी? न्यूजीलैंड की टीम है जो साथियों वो ऑस्ट्रेलिया को पीछे करके साथियों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में याद रखिएगा, टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को पीछे हटाकर। इससे पहले साथियों टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक साथियों तो साथियों पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला साथियों 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। ये जो साथियों न्यूजीलैंड की टीम है पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से जीता। पाकिस्तान के खिलाफ साथियों इसका मुकाबला हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ साथियों इसका मुकाबला हुआ, जिसमें पहले मुकाबले में ही पहले मुकाबले में ही न्यूजीलैंड की टीम 101 रन से जीत हासिल की। 101 रन से साथियों क्या जीत हासिल की, जिसके बाद साथियों यह पहले स्थान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे काबिज हो गई। ऑस्ट्रेलिया साथियों इसी के साथ 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पे खिसक आया है। ऑस्ट्रेलिया साथियों 116 अंक के साथ साथियों दूसरे स्थान पे खिसक आया है, जबकि भारतीय टीम 115 अंक लेकर तीसरे नंबर पर बनी हुई है। ये वर्तमान में साथियों पहले आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पे साथियों 116
अंक के साथ, कितने 116 अंक के साथ, 116 अंक के साथ साथियों दूसरे स्थान पे है। और अगर तीसरे स्थान पे बात करें तो भारत 115 अंक के साथ, भारत 115 अंक के साथ तीसरे स्थान पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में है, तीसरे स्थान पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पे वर्तमान में है। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है। अभी हाल ही में 2 टेस्ट मैच होने थे पाकिस्तान से, जो कि पहले मुकाबले में ही 101 रन से जीत हासिल कर पहले स्थान पे पहुंच गया। ठीक साथियों, और अगर इसी में बात करें साथियों, चौथे स्थान पे इंग्लैंड की टीम है जिसे 106 अंक प्राप्त हैं। चौथे स्थान पे अगर बात करें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के चौथे स्थान पे साथियों, चौथे स्थान पर इंग्लैंड की टीम 106 अंक के साथ, इंग्लैंड की टीम। और वहीं अगर साथियों पाँचवें स्थान पे बात करें तो 91 अंक के साथ श्रीलंका 5वें नंबर पे है, 91 अंक के साथ साथियों। 91 अंक के साथ श्रीलंका आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पर है। याद रखिएगा साथियों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले स्थान पे न्यूजीलैंड साथियों, दूसरे स्थान पे बात करें तो 116 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान की बात करें तो 115 अंकों के साथ भारत, और चौथे स्थान पे बात करें साथियों तो 106 अंकों के साथ, कितने 106 अंकों के साथ इंग्लैंड है। और 5वें स्थान पे बात करें तो 91 अंकों के साथ श्रीलंका आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पे है। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अभी हाल ही में साथियों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है, अगली नई जानकारी साथियों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए, के सिवान के कार्यकाल को साथियों 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। क्या किया गया साथियों, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने साथियों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह फैसला लिया साथियों कि इसरो के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम के सिवान है, कि इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को साथियों कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, और अगर इसके अंतर्गत बात करें हम लोग तो साथियों के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था। इनके कार्यकाल की बात करें, के सिवान के कार्यकाल की बात करें तो 14 जनवरी 2021 को, 14 जनवरी 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। लेकिन साथियों जो नियुक्ति समिति है, हमारी कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, इसने इनके कार्यकाल को साथियों 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक साथियों, अब साथियों डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवा देंगे। अब साथियों ये के सिवान जी 14 जनवरी 2022 तक कार्यरत रहेंगे।
14 जनवरी 2022 तक इसरो के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर के सिवान जी कार्यरत रहेंगे। के सिवान की बात करें साथियों तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। के सिवान की बात करें तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। उन्होंने साथियों विक्रम के सिवान जी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निदेशक के रूप में भी अपने कार्य को दिया है। अपने योगदान को इन्होंने दिया साथियों, किसके लिए? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निदेशक के रूप में भी के सिवान डॉक्टर के सिवान जी कार्य किया है। ये साथियों कहाँ? के सिवान की अगर बात करें साथियों तो के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से ये बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल जो इसरो के वर्तमान में के सिवान जी इसरो के चेयरमैन है साथियों। कहाँ के? इसरो के चेयरमैन हैं और इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, जिन्हें इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए साथियों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने फैसला लिया कि इनके कार्यकाल को 14 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया। अब ये इसरो के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवा 1 साल के लिए और देंगे। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है केंद्र सरकार ने एफेस्पा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? अगली जानकारी है केंद्र सरकार ने एफेस्पा के तहत किस राज्य को? तो साथियों नागालैंड राज्य को नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। छः महीने के लिए साथियों क्या अशांत क्षेत्र घोषित किया है केंद्र सरकार ने एफेस्पा के तहत? किसके तहत? एफेस्पा के तहत साथियों नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम किया है। अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें अगर और जानकारी की बात करें साथियों, तो अधिसूचना में कहा गया साथियों कि केंद्र सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। किसकी? नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। गौरतलब है कि साथियों इस साल जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। उस समय जारी अधिसूचना के मुताबिक वह अवधि भी 6 माह की थी। तब सरकार ने कहा था कि पूरे नागालैंड राज्य में स्थिति परेशान करने वाली और खतरनाक मानी गई है। इसीलिए साथियों एफेस्पा के तहत नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, और हम लोग अगर जानकारी की बात करें, अगली जानकारी की, एक सेकेंड, अगली हम लोगों की न्यू इन्फॉर्मेशन है साथियों, एक सेकेंड, अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों हम लोगों की
कि अभी साथियों किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। अगली इन्फॉर्मेशन है कि किस देश के जाने माने डिजाइनर हैं साथियों जिनका नाम पियरे कार्डिन है, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो साथियों फ्रांस देश के ये रहने वाले हैं। फ्रांस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रांस देश के रहने वाले हैं साथियों, जो कि एक जाने माने डिजाइनर हैं जिनका नाम पियरे कार्डिन है। क्या नाम है? पियरे कार्डिन जी साथियों, इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक साथियों, इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कार्डिन साथियों अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण, कौन से स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। किसके लिए साथियों? स्पेस एज स्टाइल के लिए। 1960 की दशक में साथियों स्पेस एज स्टाइल के लिए साथियों इन्हें सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और साथियों इनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित किया गया था। कार्डिन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित किया जाता था। कार्डिन का साथियों जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 जुलाई 1922 को इटली के वेनिस के एक छोटे से कस्बे से एक कामकाजी परिवार में हुआ था। कार्डिन का जन्म साथियों कब? 7 जुलाई 1992 को इटली के वेनिस में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक साथियों, पियरे कार्डिन का जन्म 7 जुलाई 1992 को इटली के वेनिस में इनका जन्म हुआ था। ठीक साथियों, ये 1960 के दशक में स्पेस एज स्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट के 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? अगली इन्फॉर्मेशन है कि किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट, तो साथियों ये न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के साथियों तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ठीक साथियों, ये कहाँ के किस टीम से खेलते हैं? न्यूजीलैंड टीम से
खेलने का काम करते हैं। इनका नाम क्या है? टीम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 साथियों विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट कर इस क्लब में जगह बनाए हैं। ये साथियों 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था, कब? 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के चौथे दिन साथियों टेस्ट मैच के चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट करके हारिस सोहेल को आउट करके साथियों इस क्लब में इन्होंने अपने स्थान को बनाया था, पक्का किया था। वे साथियों इस लिस्ट में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। साथियों टीम सऊदी जी जो हैं, ये न्यूजीलैंड के ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं साथियों जो कि 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले साथियों रिचर्ड हेडली हैं। इससे पहले रिचर्ड हेडली साथियों सबसे पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे डेनियल विटोरी हैं। डेनियल विटोरी दूसरे स्थान पे आते हैं। हेडली साथियों 86 टेस्ट मैच में 431 विकेट लिए हैं। हेडली की अगर बात करें तो कितने में साथियों? 86 टेस्ट मैच में 86 टेस्ट मैच में 431 विकेट लिए हैं। 431 विकेट लिए हैं। वहीं अगर साथियों डेनियल विटोरी की बात करें तो ये 112 मैचों में 361 विकेट लिए हैं। कितने? 112 टेस्ट मैचों में 361 विकेट लिए हैं। ठीक साथियों, कितने? 361 विकेट ये लेने का काम किए हैं। ठीक साथियों, 112 मैचों में। पहले स्थान पर रिचर्ड हेडली हैं, 86 टेस्ट मैच में 461 विकेट। डेनियल विटोरी 112 टेस्ट मैच में 361 विकेट लिए हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में। टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट मैच में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, तेज गेंदबाज इन्हें माना गया है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? निखिल नंदी का साथियों 1956 में। नई इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1956 के ओलंपिक में ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का? तो साथियों निखिल नंदी भारतीय फुटबॉलर निखिल नंदी का साथियों हाल ही में निधन हो गया। निधन हो गया। 1956 के ओलंपिक में साथियों फुटबॉल टीम के सदस्य रहे हैं जिनका नाम है क्या? निखिल नंदी। ये एक भारतीय फुटबॉलर हैं। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है साथियों? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक साथियों,
1956 में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निखिल नंदी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी साथियों निधन की बात करें तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। निखिल नंदी का 88 वर्ष की आयु को ये प्राप्त कर चुके थे। और अगर बात करें साथियों तो निखिल नंदी 1950 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम की रक्षा पंक्ति की मजबूत कड़ी थे। नंदी 1956 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले बंगाल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 1956 में साथियों इन्हें संतोष ट्रॉफी भी प्राप्त हुआ है। 1955 में संतोष ट्रॉफी भी प्राप्त हुआ है। 1956 में संतोष ट्रॉफी भी प्राप्त हुआ है, जीते हैं साथियों। बंगाल टीम का हिस्सा उस समय थे ये। और 1958 में पूर्व रेलवे की तरफ से कलकत्ता फुटबॉल लीग को भी इन्होंने जीता। 1958 में क्या जीता साथियों, इन्हें पूर्व रेलवे की तरफ से कलकत्ता टीम लीग को भी इन्होंने जिताने का काम किया था। ठीक साथियों, तो ये आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट और ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर थे साथियों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम के सिलेबस को एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड चला है साथियों, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी प्रत्येक दिन की सुबह की क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास साथियों अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है साथियों कि क्लासों को आप लोग आपकी जो भी सोशल मीडिया पेट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह आप लोग इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी यह यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचे जिन्हें ऐसी क्लासों की बेहद आवश्यकता है। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है साथियों कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, हम आपके डाउट को वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। तीसरी जानकारी साथियों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाह रहा हूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए के लिए एक सिलेक्शन बैच फ्री ऑफ कास्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मतलब यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ थ्योरी की क्लास, एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की दी जाती है। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की दी जाती है। दोनों का सिलेबस 90% के नियर अबाउट पूरा हो चुका है। ठीक साथियों, और तीसरी क्लास आप लोगों को रात में 7 से 8 बजे के आसपास सामाजिक विज्ञान का पार्ट में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासें आप लोगों को दिए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी साथियों। क्लासों को आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।